Hello friends and welcome to Sleepy Classes in today's Pre-Cure series. Before we start with the lecture, just to let you know of our essay course की timeline जो कि 5th जुलाई से शुरू हो रहा है and content lectures इसमें दिए जाएंगे. Moving on, इससे 19 जुलाई onwards thesis writing practice कराई जाएगी, जिसके बाद 30th August onwards fortnightly essay के टेस्ट शुरू हो जाएंगे. 1 नवंबर को आपके फुल लेंथ टेस्ट होंगे जहाँ पे आपको 2 एसेज यूपीएससी के लिए दिए जाएंगे, राइट. एंड देन 15 नवंबर ऑनवर्ड्स असाइनमेंट्स दिए जाएंगे ताकि आप अपनी इम्प्रूवमेंट कर सके इन राइटिंग, स्ट्रक्चरिंग एंड आइडियाज़ फॉर योर एसे, राइट. तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने आज के प्रीक्योर की तरफ. अब आज के प्रीक्योर में सबसे पहले द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास आई टू चेंज इंडिया का जो नाम है इन आर्टिकल 1, राइट, जहाँ पे हम लिखते हैं इंडिया दैट इज़ भारत, ठीक है. वो चाहते हैं कि इंडिया जो है हटा दिया जाए एंड सिर्फ भारत जो है कंट्री का नाम रहे. एंड जो पीआईएल जिन्होंने फाइल की उनका ये कहना है दैट बाय रिमूविंग इंडिया एक तरह से द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री अपने कॉलोनियल पास से रिड हो जाएंगे कि नाम जो है उन्हें से भारत रखना चाहिए, नॉट इंडिया. 3 जून को जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एस.ए. बोबडे, उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी पावर नहीं है क्योंकि इंडिया इज ऑलरेडी कॉल्ड भारत इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ठीक है. क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑलरेडी इंडिया को भारत बुलाया गया है संविधान के अंदर, तो वो ये नहीं कर सकते कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में से इंडिया को निकाल दे. एज पर द सेपरेशन ऑफ पावर्स, राइट, जो कि एक इंट्रिंसिक हिस्सा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस नहीं ला सकती, राइट. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्सेट्रा अगर करनी है तो वो किसके पास पावर है? वो पावर है आपकी पार्लियामेंट के पास, ठीक है. हाउएवर कोर्ट ने बोला कि अगर आप ऐसा कोई चेंज चाहते हैं तो आप रिप्रेजेंटेशन जो है गवर्नमेंट को पेश कर सकते हैं. साथ ही में जो पेटिशनर है उन्होंने रेफर किया था टू द 1948 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट जो कि आर्टिकल 1 को लेके थी. जब वो जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन थी उस टाइम पे भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेव थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि कंट्री का नाम जो है इंडिया की जगह सिर्फ भारत या हिंदुस्तान जो है रखा जाए. अब आर्टिकल 1 है क्या? आर्टिकल 1 जो है इंडिया के संविधान का, वो कहता है इंडिया दैट इज भारत जो है एक यूनियन ऑफ स्टेट्स होगी. साथ ही में वो इसकी टेरिटरी के बारे में बात करता है कि इसकी टेरिटरी शैल कंसिस्ट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड ऐसी और भी कोई टेरिटरी जो कि एक्वायर कर ली जाए. जो नाम है स्टेट्स एंड यूनियंस के वो जो है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दिए गए हैं. इस शेड्यूल के अंदर 4 कैटेगरीज ऑफ स्टेट्स होते थे एंड टेरिटरीज होते थे इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज पार्ट A, B, C एंड D, ठीक है. हाउएवर ये जो डिस्टिंक्शन थी जो कि इन स्टेट्स के अंदर दी गई थी उसको 7th अमेंडमेंट के थ्रू जो है हटा दिया गया, जिसने एक लिंग्विस्टिक डिवीजन ऑफ स्टेट्स जो है की, एंड उसके बाद जो है इट मेड वे फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेनी मोर स्टेट्स एज वेल, ठीक है. नेक्स्ट अप इज द चैंपियंस प्लेटफॉर्म. ये चैंपियंस प्लेटफॉर्म जो है जो कि चैंपियंस एक एक्रोनिम है फॉर क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ. जून 1 को पीएम मोदी ने जो है ये लॉन्च किया जो कि एक टेक्नोलॉजी, राइट. ये पोर्टल जो है बेसिकली बनाया गया है ताकि जो स्मॉलर यूनिट्स हैं वो बड़े हो सके और उनकी जो है ग्रीवेंसेस जो है इफेक्टिवली रिड्रेस हो सके, उनको इंकरेजमेंट मिल सके और सपोर्ट और हैंड होल्डिंग की जा सके सो दैट दे कैन टर्न इनटू बिगर यूनिट्स, ठीक है. ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस द्वारा जो है किया गया है, ठीक है. ये जो है अगेन एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है जो कि हेल्प करेगा माइक्रो स्मॉल एज वेल एज मीडियम एंटरप्राइजेस को जो कि डिफिकल्ट सिचुएशंस में है, और एक तरह से उनको एड करेगा, सपोर्ट करेगा इन मेकिंग देम नेशनल एंड इंटरनेशनल चैंपियंस. अब इसकी डिटेल्ड ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात की जाए, सबसे पहले तो ये ग्रीवेंस रिड्रेसल जो है वो ऑफर करता है, राइट. तो अगर कोई भी प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हो इंक्लूडिंग फाइनेंस, रॉ मटेरियल, लेबर, रेगुलेटरी परमिशंस एक्सेट्रा, राइट, पर्टिकुलरली कोविड के कारण वो यहाँ पे जो है सॉर्ट आउट की जा सकती हैं. साथ ही में ये इनको नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है उनको कैप्चर करने का मौका देगा, इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चर करना मेडिकल इक्विपमेंट्स एज वेल एज एक्सेसरीज जो कि कोविड-19 आउटब्रेक के टाइम पे बहुत यूज़ हो रही है, इंक्लूडिंग PPEs, मास्क एज वेल एज इनको सप्लाई करना इन इंटरनेशनल एज वेल एज नेशनल मार्केट्स. लास्टली ये आइडेंटिफाई एंड एनकरेज करने की कोशिश करता है ऐसे पोटेंशियल MSMEs को जो कि विथस्टैंड कर पाए हैं करंट सिचुएशन ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 और
बन पाए ये नेशनल एंड इंटरनेशनल चैंपियंस भी। ये एक टेक्नोलॉजी पैक्ड जो है कंट्रोल रूम का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, राइट। बेसिकली टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो कि थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेलीफोन, इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सो ऑन सो फोर्थ, इन सब को मिला के जो है एक तरह से एमएसएमईज को सपोर्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। साथ ही में ये पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मेन रिड्रेसल पोर्टल है विच इज़ योर सीपी ग्राम्स, राइट, एज वेल एज एमएसएमई जो मिनिस्ट्री है उसके और भी जो वेब बेस्ड मैकेनिज्म्स है ये उसके साथ भी इंटीग्रेटेड है, ताकि कोई भी अगर प्रॉब्लम हो वो उसकी जो मेन साइट है जहाँ पे वो रिड्रेस हो सके वहाँ पे वो पहुँच जाए। लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर द डे इज पीएम केयर्स, जिसको बोल दिया गया है कि एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट। तो प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड जो था ये सेटअप किया गया था डोनेशंस एक्सेप्ट करने के लिए एंड रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक एंड ऐसी अगर और सिमिलर इमरजेंसीज आती हैं। मार्च 28, 2020 के अंदर जो है श्री हर्ष कंडुकुरी ने एक आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की थी जहां पे उन्होंने पीएमओ को कहा कि आप ये जो फंड है उसकी ट्रस्ट डीड एंड बाकी जितने भी गवर्नमेंट ऑर्डर्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स एक्सेट्रा हैं उनके बारे में मुझे इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है। इवन तो जब वो आया नहीं तो उन्होंने दोबारा अपील भी डाली एंड आफ्टर द अपील फाइनली पीएमओ ने जो है ये कहा है कि वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे डिटेल्स रिगार्डिंग द क्रिएशन एंड ऑपरेशन ऑफ पीएम केयर्स फंड, और ये कह के कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, राइट, उसके तहत जो पब्लिक अथॉरिटी है वो पीएम केयर्स फंड पे एप्लीकेबल नहीं है। तो ये जो पीएम केयर्स है इट इज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर द एम्बिट ऑफ द आरटीआई एक्ट ऑफ 2005, ठीक है। अब ये पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई होता क्या है? सेक्शन 2H जो है ऑफ द आरटीआई एक्ट वो डिफाइन करता है पब्लिक अथॉरिटी को एज ऐसी कोई भी अथॉरिटी या बॉडी या इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट जो कि इस्टेब्लिश की गई है या कॉन्स्टिट्यूट की गई है बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मतलब संविधान द्वारा इस्टेब्लिश की गई है, किसी भी लॉ द्वारा जो कि पार्लियामेंट ने बनाया हो, कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा लॉ द्वारा, या फिर कोई भी नोटिफिकेशन या ऑर्डर जो कि किसी भी गवर्नमेंट ने किया हो, यूनियन या स्टेट, एंड इंक्लूड करती है कोई भी बॉडी जो कि ओन्ड है, कंट्रोल्ड है, सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है बाय द गवर्नमेंट, या फिर कोई भी एनजीओ जो कि सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पर फंड्स जो कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो अगर इनमें से किसी के भी अंडर जो है कोई भी बॉडी आती है वो पब्लिक अथॉरिटी मानी जाती है एज पर दी आरटीआई, ठीक है। अब ये तो उन्होंने बोल दिया, पीएमओ ने बोल दिया कि पीएम केयर्स फंड नहीं आएगा, राइट। तो क्या जो आपका एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड था उसके बारे में क्या था? नाउ पीएमएनआरएफ जो है उसके रिगार्डिंग भी जो है काफ़ी एक डाउट एग्जिस्ट करता है कि क्या ये आरटीआई के अंडर आता है कि नहीं। जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उन्होंने इनफैक्ट डायरेक्ट किया था आपके पीएमएनआरएफ को, राइट, कि आप जो है डिस्क्लोज करें इंफॉर्मेशन अबाउट द सेम इन 2008। हाउएवर ये जो एक डिवीजन बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट के पास जो जब ये गया तो उन्होंने एक स्प्लिट ओपिनियन दिया है ऑन द क्वेश्चन के जो प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, नेशनल रिलीफ फंड है, वेदर इट्स अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर द आरटीआई और नॉट, ठीक है। तो ये पीएमएनआरएफ में भी एक मिसगिविंग थी जो कि शायद पीएम केयर्स के अंदर करेक्ट की जा सकती थी। हाउएवर एज द पीएमओ हैज डिस्क्लोज, पीएम केयर्स भी जो है आरटीआई के अंडर पब्लिक अथॉरिटी नहीं है।